नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मैजिक में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी जारी होगी, अच्छे से चल रही होगी। आपके लिए आज हम टॉपिक लाए हैं मानव शरीर के तंत्र। ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसके नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला होता है पाचन तंत्र, दूसरा होता है परिसंचरण तंत्र, तीसरा होता है लसिका तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र, चौथा होता है उत्सर्जन तंत्र और पांचवा होता है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम और लसिका परिसंचरण तंत्र को लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। फिफ्थ है आपका तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे। तो दोस्तों, मानव शरीर के ये 5 तंत्र होते हैं जिसके द्वारा शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में हम सबसे पहले आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नया चैनल देखते हैं या जिससे हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कई सारे डाउट्स रहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ और कह सकती हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी बातें आपको बताई जाती हैं या जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है या क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वो सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। जो भी डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से कई जगह से लिया गया है, कलेक्ट किया गया डाटा है। तो आप सभी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत होकर आप फ्रीली विदाउट टेंशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस डाटा को कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात के साथ हम अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है पाचन तंत्र। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में बताना चाहूंगी कि पाचन तंत्र में जो भोजन के पाचन की क्रिया होती है वो 5 अवस्थाओं से ही गुजरती है। कितनी अवस्थाओं से गुजरती है दोस्तों? 5 अवस्थाओं से गुजरती है। वो कौन कौन सी है दोस्तों, जिसके बारे में क्वेश्चन अभी भी एनटीपीसी से पूछा गया था कि इसका जो टर्म है वो बताइए कि मतलब कैसे कैसे ये क्रियाएं होती हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा टर्म आता है, सेकंड टर्म कौन सा होता है, थर्ड टर्म कौन सा होता है, कौन सी स्टेजेस जो है वो आगे होती हैं, कौन सी पीछे होती हैं। यानी कि ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कितनी अवस्थाएं हैं, क्या नाम है इनके और कौन सी अवस्था पहले आती है, कौन सी अवस्था बाद में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहली अवस्था है हमारी अंतःग्रहण, यानी कि भोजन का अंतःग्रहण होना, जिसे हम इंग्लिश में इंगेशन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका टर्म है पाचन, यानी कि डाइजेशन। नेक्स्ट है इसके बाद अवशोषण, ये कि अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। लास्ट है आपका दोस्तों मल परित्याग, यानी कि डिफेकेशन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रक्रियाएं हमारी भोजन के पाचन की। इन प्रक्रियाओं से ही ये भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो संपूर्ण होती है, या प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण होती है। यानी कि भोजन मुंह में लेने से लेकर मल त्याग तक सारा जो भी पाचन होगा वो इन्हीं क्रियाओं के द्वारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अब पाचन हम देखेंगे कि पाचन स्टार्ट होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो अंतःग्रहण के बारे में देखेंगे। अंतःग्रहण में क्या होता है दोस्तों, भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। यानी कि जो भी हम भोजन मुख में लेते हैं, निगलते हैं, उसको क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला स्टेज है। भोजन के पाचन में जो शुरुआत है वो पहली स्टेज है। नेक्स्ट है दोस्तों पाचन। अब पाचन जो शुरू होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि भोजन आखिर शुरुआत होती कहाँ से है ना। तो कुछ लोग आमाशय लगा देते हैं, कुछ लोग लीवर लगा देते हैं, जो भी ऑप्शन में रहता है वो गलत आंसर लगा भी देते हैं। कुछ बच्चों को पता भी रहता है, लेकिन जो सबसे पहला चरण है पाचन का वो है हमारा मुख। तो इसमें आंसर रहता है हमारा मुख गुहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं मुख गुहा इसीलिए कहेंगे क्योंकि मुख से ही भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। नेक्स्ट है दोस्तों पाचन। क्या है पाचन? पाचन में दोस्तों मनुष्य में पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है।
मुख में स्थिर लार ग्रंथियां, उनमें से निकलने वाले एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंद को माल्टोज में बदल देता है। लाइसोजाइम क्या करता है? ये भी एक एंजाइम है जो कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो भोजन जो मुख से प्रारंभ होता है वो कैसे होता है कि हमारी जो लार होती है उसमें दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दोस्तों? एक तो टाइलिन होता है, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करेगा? मंड को माल्टोज में चेंज करेगा, तो हमारे भोजन में जो भी स्टार्च रहेगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लाइसोजाइम क्या करेगा? ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, तो ये क्या करेगा? भोजन में जो भी हमारे हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको क्या करता है? वहीं पे लार में ही उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ताकि वो अंदर शरीर में ना जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब आता है भोजन जो है कहाँ पे? आमाशय में। कहाँ पे आता है? गैस्ट्रिक रीजन में आता है। आमाशय में जब भोजन पचने आता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों? आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन के साथ पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एनटीपीसी में भी ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी, और बाकी आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा एक तरीके से। तो आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है, ये ऑथेंटिक सोर्स से बताया गया है। कहीं कहीं पे आपको 3 से 4 घंटे लिखा आएगा, कहीं पे 4 से 5 घंटे लिखा आएगा, तो 3 से 4 घंटे का आप उसको करेक्ट टिक करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। यानी कि आमाशय में कुछ पाइलोरिक ग्रंथियां यानी कि पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि क्या निकालती हैं? जठर रस को निकालती हैं। क्या निकालती हैं दोस्तों? जठर रस को निकालती हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आमाशय में अब ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो जो भी ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं हमारे आमाशय में उपस्थित यानी कि गैस्ट्रिक रीजन में उपस्थित, जो क्या श्रावित करती हैं? वो HCl को श्रावित करती हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को श्रावित करती हैं। यही क्या करता है? ये भोजन की जो प्रक्रिया होती है पचने की, उसको बहुत ही ज्यादा तीव्र कर देता है। यानी कि तेज गति से क्या है? भोजन जल्दी जल्दी पचना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? HCl की वजह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें क्या है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl जो है, जो मैंने आपको अभी बताया कि भोजन की पचने की गति को क्या करता है? तीव्र कर देता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी भोजन पचता है। तो ये किसकी वजह से पचता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं। तो अमाशय से जो जठर रस निकलेगा उसमें दोस्तों 2 तरीके के एंजाइम होते हैं। ये भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाता है लगभग, और हमें पता भी होना चाहिए। तो ये पेप्सिन और रेनिन है। क्या है दोस्तों? पेप्सिन और रेनिन। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये करते क्या है, आखिर ये है किस लिए ये श्रावित होते हैं। तो पेप्सिन का जो काम होता है दोस्तों, वो प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, तो जो हमारा पेप्सिन है वो क्या करेगा? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर हम बिल्कुल ही नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, जिससे कि प्रोटीन पचने में सहायक रहेगा, बॉडी आसानी से उसको पचा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहा ये पेप्सिन का काम। ठीक है, अब यहाँ पे रेनिन जो मौजूद है वो क्या काम करता है? वो जो दूध में घुली हुई प्रोटीन्स होती हैं, जो हम मिल्क लेते हैं, बॉडी में जो हमारे मिल्क जाता है उसमें घुली हुई कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिनको जो ठोस होती हैं, जिनको क्या करता है? कैसीन के रूप में बदल देता है। किसके रूप में बदल देता है दोस्तों? कैसीन के रूप में बदल देता है। कौन? रेनिन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनिन का काम पूछा जाता है, तो क्या होता है? प्रोटीन से कुछ और देता है कि किस में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन को काय में कन्वर्ट करता है? कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। अब भोजन कहाँ आ जाता है? पक्वाशय में आ जाता है, यानी कि कहाँ? ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम जो है वो छोटी आंत से पहले का ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे क्या होता है? भोजन पचने के लिए आता है। तो पक्वाशय में पहुंचते ही क्या होता है? भोजन जो है हमारा अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। यानी कि जब तक पेट में था भोजन, आमाशय में था,
तो वहां पे अम्लीय था भोजन, क्योंकि वहां पे HCl था, अम्ल मौजूद था, भोजन को अम्लीय बना के पचाने में सहायता कर रहा था। अब जब पक्वाशय में भोजन पहुंचेगा तो क्या होगा, अम्लीय से क्षारीय हो जाएगा। कैसे होगा वो दोस्तों, जिसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है रिपीटेशन के साथ कि यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो वो निकलता है पित्त रस। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो पित्ताशय से ही लगा देते हैं कि पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस स्टोर होता है जस्ट, जबकि इसका श्रावण कहाँ से होता है, यानी कि सीक्रेशन कहाँ से होता है, यकृत से होता है, लीवर से होता है। ठीक है, जो कहाँ आकर मिल जाता है, ड्यूडेनम में मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य हो गया। क्या कार्य हो गया कि यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस है वो क्या करता है, ड्यूडेनम में आके मिल जाता है भोजन में और भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां अग्नाशय से अग्नाशी रस आकर भोजन में मिलता है। अब क्या होता है, जो अग्नाशय है यानी कि जो ड्यूडेनम, सॉरी यहाँ पे जो अग्नाशय है उससे क्या होता है, अग्नाशयी रस निकलकर भोजन में मिल जाता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सबसे पहला होता है हमारा ट्रिप्सिन। इसका काम देख लीजिए कि ये क्या काम करता है। ये भी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन को पेप्टोन और अम्लीय अमीनो एसिड में परिवर्तित कर रहा है, अमीनो अम्ल में या फिर अमीनो एसिड में परिवर्तित कर रहा है। कौन, ट्रिप्सिन। यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेंटोन और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिप्सिन का काम है, जो कि कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशयी रस में मिला हुआ होता है और जो कि अग्नाशय से ही स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें 2 और एंजाइम पाए जाएंगे, एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज, अब इनका भी काम देख लेते हैं दोस्तों, एमाइलेज और लाइपेज का। एमाइलेज का काम है यहाँ पे मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करना है, यानी कि जो आसानी से घुल जाए। मंड यानी कि स्टार्च में जो भी आपकी जो शर्करा होती है, यानी कि जो भी शुगर होती है, उस तरीके से परिवर्तित करता है कि वो आराम से घुल जाए। यानी कि जो भी मंड में शुगर होती है, जब भी हम सुना होगा आपने कि ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं या फिर कुछ चीजें ऐसे होती हैं जैसे फ्रूट्स हैं, आलू है, पोटैटो मतलब के, उसमें क्या होता है, मंड रहता है, तो उसमें जो भी घुली हुई शर्करा, उसमें जो भी शर्करा होती है उसको क्या करता है, घुलनशील बना देता है ताकि वो पचाने में इजी रहे। तो एमाइलेज क्या काम करता है, यहाँ पे स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब लाइपेज का काम देखते हैं। ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये इनके काम थे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब भोजन जब पक्वाशय में पच जाता है, जो भी चीजें पक्वाशय में पच जाती हैं और जो पहले से पची हुई हैं बाकी क्रियाओं के द्वारा, अब कहाँ आती हैं, लास्ट में सबसे छोटी आंत में आती हैं। कहाँ आती है दोस्तों, छोटी आंत में आएंगी पचने के लिए। भोजन छोटी आंत में आएगा पचने के लिए, तो क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें, अब डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे भोजन के जो पाचन की क्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर ये आता है कि भोजन की प्रक्रिया संपूर्ण कहाँ पर होती है या कंप्लीट कहाँ पे होती है, तो वो दोस्तों आंसर रहेगा हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी भोजन की क्रिया जो है वो क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भोजन जो है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो भी भोजन पच चुका होता है पहले से ही, और लास्ट में जो भी चीजें उसमें रह जाती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें रह जाते हैं, वो कहाँ पे आके पचते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचते हैं दोस्तों। ठीक है, और छोटी आंत में क्या होता है, दीवारों से, छोटी आंत की जो दीवारें होती है उससे आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आंतरिक रस निकलता है, यानी कि आंतों वाला रस। अगर हम
संधि करें उसकी या उसको डिवाइड करके पढ़े तो आंतरिक यानी कि आंतों से निकलने वाला रस। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन आता है कि आंतों से निकलने वाला रस कैसा होता है, तो दोस्तों वो प्रकृति में क्षारीय होता है। और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो वो क्षारीय होता है। तो आंतरिक रस हमेशा कैसा होता है, क्षारीय होता है दोस्तों। तो जो आंतरिक रस निकलता है इसमें एंजाइम होते हैं कुछ, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं दोस्तों। इरिप्सिन होता है, माल्टेज होता है। इरिप्सिन का काम होता है दोस्तों, जो भी प्रोटीन बच जाता है यानी कि जो भी कन्वर्ट होने से बच जाता है पहले की प्रक्रियाओं में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भोजन कई चरणों से गुजरता है और लास्ट में आता है छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो भी बचा हुआ प्रोटीन होता है वो किस में चेंज होता है, पेप्टोन्स में और अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, यानी कि पेप्टोन और अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जो शेष बचा हुआ है, मतलब जो भी कुछ भी बचा हुआ होगा वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे इरिप्सिन के द्वारा। यहाँ पे माल्टेज के द्वारा क्या होगा, अब माल्टोज क्या करेगा, यहाँ पे माल्टेज यहाँ पे माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, यानी कि माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा या कन्वर्ट कर देगा, जो भी बचा हुआ रहेगा माल्टोज उसको। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये लास्ट वाली प्रक्रिया चल रही है जिसमें क्या है, जो भी बची हुई चीजें उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सुक्रोज, लैक्टेज और लाइपेज। ये पांचों यहीं पे ही छोटी आंत में ही स्रावित होते हैं, छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। अब सुक्रोज का काम देखते हैं दोस्तों। सुक्रोज क्या करता है, यहाँ पे सुक्रोज ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करता है। किसको, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, रिपीटेड वे में पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी बहुत है कि सुक्रोज क्या काम करता है। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है लैक्टेज की। लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करता है, यानी कि लैक्टेज क्या कर रहा है, लैक्टोज को दो चीजों में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है दोस्तों, लाइपेज अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पे इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन में बदल रहा है। ठीक है, इमल्सिफाइड जो फैट्स हैं उनको क्या करेगा, ग्लिसरीन में चेंज कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आंतरिक रस जो होता है क्षारीय होता है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आंतरिक रस कैसा होता है प्रकृति में, तो कैसा होता है, अम्लीय नहीं होता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अम्ल जो होता है वो HCl होता है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, आमाशय में पाया जा रहा है। लेकिन जो आंतों में सिक्रीशन होने वाला जो रस रहता है हमेशा, आंतरिक रस जिसे कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं इसको, जो कि कैसा होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों, प्रकृति में क्षारीय होता है। और अगर मैं स्वस्थ मनुष्य की बात करूं तो ये कितना प्रतिदिन लगभग 2 लीटर यह रस निकलता है। अगर हम स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो एवरेज 2 लीटर के करीब ये निकलता है या श्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं आपको आपको इसका एक छोटा सा शॉर्ट बता देती हूँ, बिल्कुल एकदम एक कहेंगे इसे सारांश कह सकते हैं पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का, कि ये प्रक्रिया कहाँ से पाचन की शुरू होती है और कहाँ पे खत्म हो जाती है और कैसे। तो हम छोटा छोटा में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग में एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफोकेशन या एक्सक्रीशन, इसमें क्या है, कंप्लीट हो जाती है ये पूरी स्टेज पाचन वाली। ठीक है, डाइजेशन वाली, जिसमें सबसे पहले होगा अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। पचा हुआ जो भी भोजन है उसमें क्या होगा, भोजन पचता है तो किस लिए पचता है, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं भोजन में वो कहाँ पे हमारी बॉडी के द्वारा ले लिए जाएं या अवशोषित कर लिए जाएं, एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। जो कैसे होंगे दोस्तों, पचा हुआ भोजन जो है वो रुधिर में पहुंचेगा। ठीक है, अवशोषण होगा और उसके बाद पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत की
रचना में होता है, जो कि विलाई के द्वारा होता है। यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी दीवारों पर छोटी छोटी उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं कुछ, जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, भोजन के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और क्या करती है, पूरे ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वांगीकरण में क्या होगा दोस्तों, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन में क्या होगा, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि बॉडी में जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, उनको क्या होगा, अब न्यूट्रिलाइज किया जाएगा, यानी कि उपयोग किया जाएगा उनका। मल त्याग में डिफोकेशन जिसे बोलते हैं या एक्सक्रीशन बोलते हैं, इसमें आपका जो पचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पे जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं और गुदा द्वार से यहाँ बाहर निकल जाता है, यानी कि एनएस से ये बाहर निकल जाता है। यानी कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बनता है वो सारा का सारा एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है बॉडी से। यहाँ पे हमारी प्रक्रिया जो है ये संपूर्ण हो जाती है पाचन की दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप 2 से 4 बार ये वीडियो देखेंगे रिपीटेशन के साथ में, तो आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। बहुत ही ईजी और मज़ेदार टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। लगातार एनटीपीसी में आपको ये देखने को मिल ही रहे होंगे कि पाचन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एंजाइम्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है पूरे टॉपिक में। तो जैसा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ इस पूरे पाचन की प्रक्रिया को, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मानव शरीर के 5 तंत्र होते हैं, जिसमें से आज हमने सिर्फ पहला ही तंत्र पूरा किया है, पाचन तंत्र। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा आशा करती हूँ। तो आज इस टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नेक्स्ट स्टेज पढ़ने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।